नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज तारीख है 24 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक देखा कीजिए वीडियो को, ताकि आप जब वीडियो को एंड करें तो कुछ समझ कर सीख कर जाएँ, केवल आप सुनकर ना जाएँ। जब अंत करें तो इतना आपको आ जाए कि किसी भी सवाल पर कुछ लिख सकें, अगर कोई टॉपिक डिटेल पढ़ते हैं तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। और GS2 का पेड ग्रुप सोमवार से ही शुरू हुआ है। GS2 के लिए अभी 2 ही सवाल दिए हैं उसमें। अगर आपको ऐड होना हो तो कृपया ऐड हो जाइए, सही समय यही होता है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई में कुछ दिन, इसके पश्चात तो आप PT में ही लग जाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर जो आप ये संपूर्ण रूप से PT होगा। जून में आप PT में दोनों लेकर चल सकते हैं, लेकिन PT पर ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो 1-1.5 महीने 2 महीने बचा हुआ आपके पास में, उसका थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लीजिए। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन से पहले एक न्यूज़ बता देता हूँ। कल के पेपर के हेडलाइन में था, वो शायद मिस हो गया था मेरे से। नईमा खातून नाम है। क्या नाम है? नईमा खातून। ये कौन है? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के AMU के 100 वर्षों में पहली बार कोई महिला है जो वाइस चांसलर के पद पर बैठी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला जो है वो VC के पद पर बैठा है। उनका नाम क्या है? नईमा खातून नाम है इनका। ज़रूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है आपसे PT एग्जामिनेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। उसके अलावा देखिए आज का क्या है न्यूज़। तो गवर्नमेंट को बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नमेंट जो है बच्चों के फूड से संबंधित या फूड से संबंधित रेगुलेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे। गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन FMCG फर्म्स यूजिंग द मिसलीडिंग एड्स। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी पतंजलि को लेकर काफ़ी वाद विवाद चल रहा था। जैसे पतंजलि ने कोरोना के समय में और उसके पश्चात भी चमत्कारी दवाओं का प्रचार प्रसार किया बहुत ही भारी स्तर पर, जिसमें कोरोनिल भी एक शामिल था, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि जो कोरोनिल है वो क्या करता है, तो कोरोनिल आपका कोरोना का इलाज कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर बहुत ही कड़ा एक्शन लिया और उनको बोला कि आप एडवर्टाइजमेंट छापकर पूरे देश से माफ़ी मांगिए। जितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट आपने दवा के लिए छापा था, अलग अलग दवाओं के लिए, चमत्कारी दवाओं के लिए, चमत्कारी दवा विरोधी एक एक्ट है भारत सरकार का, जिसको आज़ादी के बाद बनाया गया था कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति देश में किसी चमत्कार का दावा करके कोई भी सामान न बेच पाए। पतंजलि ने उस तरह का काम किया, तो उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आप पूरे देश से माफ़ी मांगिए। और उनको बोला गया कि जहाँ जहाँ पर आपने ऐड छपवाए थे वहाँ वहाँ पर अब माफ़ीनामा का ऐड छपवाइए, और उसी साइज़ का होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो भारत सरकार को बोला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो फूड से संबंधित भ्रामक विज्ञापन छापते हैं, उन पर थोड़ा सा कड़ाई से आपको क्या करना चाहिए, तो कार्रवाई करनी चाहिए और जांच परख अच्छे से करनी चाहिए। कुछ दिन पहले ही आपको पता ही है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से नेस्ले के जो सेरेलैक आता है, जो हर बच्चे खाते हैं छोटे छोटे जब रहते हैं, तो उसमें एडेड शुगर बहुत भारी मात्रा में पाया गया है। वही जो सेरेलैक है वो यूरोप वाले में और बाकी जो देश होते हैं वहाँ पर एडेड शुगर नहीं उसमें शामिल होता है, लेकिन भारत में बिकने वाले सेरेलैक में एडेड शुगर पाया गया था। ये बच्चों को भारी स्तर पर नुकसान पहुँचाता है। इसी संबंधित एक और न्यूज़ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा आज, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, इथिलीन ऑक्साइड के बारे में समझेंगे। क्योंकि हुआ क्या है कि MDH और एवरेस्ट, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। ये मसालों का सबसे बड़े ब्रांड है भारत में, MDH मसाले और एवरेस्ट मसाले। MDH मसालों पर हांगकांग में बैन लगाया गया है। हांगकांग में कुछ मसालों पर ये देखा गया कि उसमें इथिलीन ऑक्साइड पाया गया। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसी प्रकार से एवरेस्ट मसालों में इथिलीन ऑक्साइड कहाँ पर मिला है, तो ये सिंगापुर ने इस पर कार्रवाई की है। भारत सरकार ने हांगकांग और सिंगापुर से डिटेल रिपोर्ट मांगा है कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए और उसके आधार पर भारत में भी कार्रवाई की जाएगी, जांच परख होगी। और ये इथिलीन ऑक्साइड जो होता है ये किसका कारण बनता है, तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनता है। और सांभर मसाला, फिश करी मसाला, इनमें MDH में और एवरेस्ट में इथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि किस हद तक दूषित खाना खाते हैं हम लोग। जिस खाना को हम पौष्टिकता के लिए खाते हैं वो कैंसर को जन्म देता है। MDH मसाले किसके घर में यूज़ नहीं होते हैं। अगर सभी मसालों की जांच की जाए तो पता नहीं किस किस मसाले में इस तरह की चीज़ें निकलें।
तो ये न्यूज़ तो हम लोग कवर करेंगे ही, लेकिन अभी शुरू करते हैं। आज का एक डिटेल न्यूज़ है, फॉरेस्ट से संबंधित रिपोर्ट है, उसको कवर करते हैं। उसके पश्चात हम लोग इन न्यूज़ की तरफ भी आएंगे। देखिए न्यूज़ क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक रिपोर्ट है जिसके बारे में आपसे पीटी और मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच और निगरानी परियोजना के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि भारत में 2000 से अब तक में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष के क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। 2000 ईस्वी के पश्चात से 2024 में अभी हम लोग हैं, लगभग में 23 साल भी मान लीजिए, 24 तो शुरू ही हुआ अभी, तो 23 सालों में कितना, तो लगभग में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष के जो क्षेत्र हैं वो नष्ट हो गए हैं। यह इस अवधि के दौरान वृक्ष आवरण में 6% की कमी के बराबर में है और 6% की कमी देखी गई इस दौरान। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की प्रमुख खोजें क्या हैं? कुछ नुकसान, कुल नुकसान GFW डेटा से पता चलता है कि भारत ने वर्ष 2002 और वर्ष 2023 के बीच में 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन कुल वृक्ष आवरण का लगभग 4.1% खो दिया है हमने। लगभग में 4% का हमने विनाश कर लिया है पिछले 20 सालों में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप ध्यान से भारत के अगर लैंडस्केप को देखेंगे, कितने बड़ा देश है अपना, कितना बड़ा, उससे पेड़ पौधों की संख्या देखेंगे तो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये 4%। प्राथमिक वन वे होते हैं जो मानव गतिविधि से क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। कार्बन प्रभाव, इस अवधि 2001 से 2022 तक भारतीय वनों ने वार्षिक रूप से लगभग 51 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है, जबकि प्रत्येक वर्ष अनुमानित रूप से 141 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। यह शुद्ध कार्बन संतुलन वार्षिक रूप से लगभग में 89.9 मिलियन टन कार्बन सिंक का प्रतिनिधित्व भी करता है और कार्बन सिंक का भी काम करता है, उत्सर्जन भी होता है। अगला देखिए क्या है, प्राकृतिक वन 2013 से 23 के बीच भारत वृक्षावरण का 95% नुकसान प्राकृतिक वनों में ही हुआ है। जो नेचुरली रूप से फॉरेस्ट होते हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है, पहाड़ी भागों में और जो आपके तराई भागों में फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर। पीक वर्ष विशेष रूप से 2017 में 1,89,000 हेक्टेयर के वृक्षावरण का अधिकतम नुकसान हुआ। इसके बाद 2016 में 1,75,000 और 2023 में 1,44,000 हेक्टेयर का नुकसान हो चुका है, जो विगत 6 वर्षों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। 2017 में सबसे ज़्यादा हुआ था, उसके पश्चात 2016 में, फिर 2023 में काफ़ी बड़े स्तर पर वनों का नुकसान हुआ है। राज्य स्तरीय प्रभाव 2001-2023 के बीच कुल वृक्षावरण हानि का 60% 5 राज्यों में देखा गया। सबसे ज़्यादा वृक्षावरण में हानि देखी गई है उनमें टॉप के कौन से राज्य हैं? मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर में काफ़ी नुकसान देखा गया है। आपको पता होना चाहिए ये सारे वो राज्य हैं जहां पर मोर देन 50% एरिया पर वन है। मिजोरम में तो 89% के आसपास के एरिया पर वन है। अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी बड़े स्तर पर वन है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वनों को नुकसान भी पहुँच रहा है। एक समय कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया था इसके पीछे कहीं ना कहीं झूम कृषि का भी योगदान है। आज भी लोग वहाँ पर झूम कृषि परस्यू करते हैं, झूम कृषि को परफॉर्म करते हैं, मतलब जंगल जलाकर कृषि कर लेना फिर उसको छोड़ देना। ओके, सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर हुआ है? तो ये वो 5 राज्य, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा इनका। वनाग्नि का प्रभाव 2001 से 2022 के बीच भारत में 1.6% वृक्षों का नुकसान हुआ, जिसका कारण वनाग्नि है। जो फॉरेस्ट में फायर लगते हैं, आग लगने की घटना अभी ही होता है, अभी से लेकर जून तक होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उष्ण मौसम होता है और इसी के दौरान फॉरेस्टों में आग देखी जाती है। तो 1.6% वृक्षों का नुकसान हुआ है इसके कारण से। 2008 में आग के कारण सबसे अधिक 30,000 हेक्टेयर वृक्षों का नुकसान दर्ज किया गया था। 2008 में आज तक सबसे ज़्यादा वृक्षों का नुकसान हुआ था आग लगने के कारण। 2001 से 2022 तक उड़ीसा में आग के कारण वृक्षों की नुकसान दर सबसे अधिक थी। प्रतिवर्ष औसतन 238 हेक्टेयर का नुकसान उड़ीसा में हुआ है। पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा आग से नुकसान कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। कुछ समय पहले ही सिमलीपाल का इलाका जो है वहाँ पर आग लगने की घटना देखी गई थी, तो चर्चा में आया था, तो मैंने पढ़ाया भी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उड़ीसा में आग लगने के कारण से हुआ है। वृक्षावरण हानि और जलवायु परिवर्तन, वन दोहरी भूमिका निभाते हैं। वृक्षावरण विस्तार या वृक्षों दोबारा उगने पर वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके एक सिंक के रूप में कार्य करते हैं और नष्ट होने पर स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जब आप किसी पेड़ को जलाते हैं तो न केवल आपने कार्बन सोखने वाले को जलाया, बल्कि आज तक उसने जितना कार्बन सोख के इकट्ठा किया था उसको भी आपने हवा में विमुक्त कर दिया।
इसीलिए एक पेड़ को अगर आप जलाते हैं तो उसका दोहरा नुकसान होता है कि अब तो वो कार्बन जो शोषित कर रहा था वायुमंडल से, सिंक के तौर पर काम कर रहा था, वो भी बंद हो गया। और क्या किया, जो आज तक उसने सिंक बना कर रखा हुआ था, लकड़ी जलाने पर काला धुआं उठता है ना, वही तो कार्बन है। तो उस कार्बन को भी आपने फिर से हवा में वापस छोड़ दिया और साथ ही साथ में मृदा का भी नुकसान किया। मिट्टी को अपरदन से, बहने से, कटने से, खराब होने से रोकता है पेड़, उसका भी आपने नुकसान किया है। वनों में नष्ट होने से वातावरण में संग्रहित कार्बन उत्सर्जित होने की वजह से जलवायु परिवर्तन में भी तीव्रता आती है। एक काम किया, उसका कई सारे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर वनों की स्थिति 2022 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर कुल 6.3 MHA मिलियन हेक्टेयर एकड़ आदर प्राथमिक वन नष्ट हो गए हैं, जो कुल वृक्षावरण हानि का 16% है। 2001 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर कुल 488 मिलियन हेक्टेयर वृक्षावरण की हानि हुई है। 2000 के बाद से वृक्षावरण में लगभग 12% की कमी देखी है पूरे वैश्विक स्तर पर। आपको लग रहा होगा कि ये रिपोर्ट में क्या पढ़ा रहा हूँ। बीपीएससी ने इस बार यूएन का एक रिपोर्ट डायरेक्ट दिया अपने पॉइंट में, शॉर्ट आंसर में GS2 में पूछ लिया, बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पिछली बार 68 बीपीएससी ने पहली बार शॉर्ट आंसर इंट्रोड्यूस किया, उसने सीधा पूछ लिया नीति आयोग का लॉजिस्टिक रिपोर्ट जो है उसके बारे में बताइए। तो फिर आप वहाँ पर सोचते हैं कि क्या लिखें इसमें। तो ये रिपोर्ट जो होते हैं, जो भी ये काम के होते हैं आपके, वैश्विक स्तर पर 2001 से 2022 तक 23% वृक्षावरण की हानि उन क्षेत्रों में देखी गई जहाँ हानि का प्रमुख कारकों वृक्ष की कटाई शामिल था। वैश्विक स्तर पर 2010 तक शीर्ष 5 देशों का कुल वृक्षावरण क्षेत्र 55% का योगदान रहा और 755 मिलियन, रूस में 755 मिलियन हेक्टेयर के साथ सबसे अधिक वृक्षावरण है। सबसे ज़्यादा वृक्षावरण कहाँ पर है? रूस में है। रूस में है सबसे ज़्यादा। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर टुंड्रा प्रदेश के जो वन हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पर आबादी कम है और बहुत ही बड़े स्तर पर विस्तार है। रूस का विस्तार तो देखते ही आप कितना बड़ा है। तो उस क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में और जो टुंड्रा वन होते हैं वो सब ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि औसतन 16.9 मिलियन हेक्टेयर, इसके बाद ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का स्थान आता है। 2001 से 2022 तक वैश्विक स्तर पर आग से कुल 126 मिलियन हेक्टेयर और अन्य सभी कारणों से 333 मिलियन हेक्टेयर वृक्षों की हानि हुई है। इसका ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक वृक्षावरण 2010 से विश्व का वृक्षावरण क्षेत्र 3.92 बिलियन हेक्टेयर था। पृथ्वी पर भूमि क्षेत्र का लगभग 30% था। इस व्यापक वृक्षावरण में विभिन्न प्रकार के वन, वुडलैंड और पेड़ों के साथ अन्य वनस्पति क्षेत्र भी शामिल थे। वृक्षों की हानि की अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो 2010 से 2023 के बीच वृक्षावरण में अत्यधिक हानि दर्ज की गई है। पिछले 20 सालों में लगभग में सबसे ज़्यादा हानि देखी गई है। इस अवधि के दौरान कुल वैश्विक वृक्षावरण की हानि 28.3 मिलियन हेक्टेयर की रही थी। यह हानि वनों की कटाई, भूमि उपयोग परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाओं सहित विभिन्न कारकों की वजह से हुई है। वृक्षों का हानि केवल मानव निर्मित कारणों से नहीं होता है, प्राकृतिक कारणों से भी होता है। जैसे बाढ़ के कारण भी कई बार हानि पहुंचता है, उसके पश्चात सूखे के कारण भी हानि पहुंचता है। और क्या होता है? तो जैसे भूस्खलन हो सकता है, आग लगी हो सकती है, प्राकृतिक कारणों से भी तो आग लगी होती है। ऑस्ट्रेलिया का आग लगी याद कीजिए 2019 ईस्वी का, कितने भयानक स्तर पर ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी वनों में। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण दोनों होते हैं। जब भी आप इस तरह के आंसर लिखते हैं ना, तो आंसर को कैसे लिखना चाहिए? जब भी आप कारण लिखते हैं तो उसको सब डिवाइड किया कीजिए हमेशा। मानव निर्मित कारण कौन कौन से होते हैं और प्राकृतिक कारण कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में केवल और केवल मानव का योगदान नहीं होता है, प्रकृति का भी योगदान होता है। जैसे आपको पता होगा कि मीथेन का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो एग्रीकल्चर, फार्मलैंड और वनों से होता है मीथेन का उत्सर्जन भारी स्तर पर। इसको ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है कि यूके ने, ब्रिटेन ने एक लॉ पारित किया है अपने यहाँ पर कि अगर उनके यहाँ पर कोई इंग्लिश चैनल पार करके या किसी भी अवैध तरीके से घुसपैठ करते हैं तो उसको वो कहाँ पर डिपोर्ट कर देगा? उसको वो रवांडा डिपोर्ट करेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, रवांडा डिपोर्ट कर देगा। किसने पारित किया ये एक्ट? तो ये एक्ट पारित किया गया यूके के असेंबली के द्वारा, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के जो संसद है उसके द्वारा ये एक्ट पारित किया गया है। डिपोर्टेशन टू रवांडा, यूके क्लियर्स बिल, चैनल क्रॉसिंग विद क्लेम्स 5। देखिए इसमें हुआ क्या है, इंग्लिश चैनल में कल ये एक्ट पारित हो रहा था और कल 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इंग्लिश चैनल पार करके लोग कहाँ पर जाते हैं? तो ब्रिटेन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। कुछ तो होगा ही उस देश में, लोग नदी, दरिया, समुद्र पार करके घुसने की कोशिश करते हैं। खैर उस पर हमने क्या जाना। इस एक्ट को ध्यान में रखिएगा कि किस देश ने इस एक्ट को पारित किया है कि अवैध प्रवासियों को
कहाँ पर भेज दिया जाएगा, तो रवांडा डिपोर्ट किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे रवांडा ही क्यों भेजा जाएगा। रवांडा के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक छोटा सा डील है, जहाँ पर रवांडा में एक हॉस्टल का निर्माण किया गया है, अलग अलग एसाइलम क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। यूके में भारी स्तर पर प्रवासी आते हैं, उनको पकड़कर जहाज बिठाकर रवांडा भेज दिया जाएगा। वहाँ पर वो चाहे तो इस हॉस्टल में रह सकते, असाइलम ले सकते हैं, या यहाँ से किसी दूसरे देश भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में उनको नहीं जाने दिया जाएगा। तो रवांडा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसका बॉर्डर देख लेंगे। इस एक्ट के बारे में बस इतना ही ध्यान में रखिएगा कि ये एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया है, तो ब्रिटेन के असेंबली के द्वारा पारित किया गया है। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, भारत में जब सीए लाया गया तो कई सारे लोगों ने उसका विरोध किया है, करना भी चाहिए, विरोध करना अधिकार है उनका। लेकिन भारत में ही नहीं, दुनिया के जितने देश हैं वो प्रवासियों से, प्रवासी बोलना सही नहीं होगा, अवैध घुसपैठियों से परेशान है। चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, यूरोप के और कई सारे देश हों, भारत हो इंक्लूडिंग, हम अवैध घुसपैठियों से परेशान हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर अपने यहाँ पर अवैध घुसपैठ होता है, यकीन मानिएगा, बहुत ही बड़े स्तर पर होता है अपने यहाँ पर भी, बांग्लादेश से, म्यांमार से, सभी जगहों से। तो सभी देश अपने यहाँ पर इस तरह कानून कर रहे हैं ताकि उनके यहाँ पर अवैध जो घुसपैठ है उसकी संख्या कम हो। देश के संसाधन पर बहुत ही भारी स्तर पर बोझ पड़ता है, क्राइम बढ़ जाता है उस इलाकों में जहाँ पर इस तरह के लोग घुसते हैं। तो मैं लोगों को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो सभी देश अपने यहाँ पर इस तरह के कानूनों को थोड़ा सा कड़ा कर रहे हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैं रवांडा का मैप दिखाता हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपसे एक सवाल ही पूछूंगा उसके बाद मैं रवांडा का मैप दिखाने के बाद। चलिए देखते हैं रवांडा का मैप। देखिए ये रवांडा है, इसके चारों तरफ के बाउंड्री कंट्री कौन कौन से हैं, तो ये युगांडा है, और ये तंजानिया है, ये बुरुंडी है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये लेक विक्टोरिया है। अब आपका सवाल क्या है कि लेक विक्टोरिया से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, ये ज़रा आप देखकर मुझे बताएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए लेक विक्टोरिया से 0 डिग्री पास करता है। विषुवत रेखा लेक विक्टोरिया के मध्य के ऊपर वाले हिस्से से गुजरता है, और लेक विक्टोरिया से युगांडा की सीमा लगती है, न कि रवांडा की। रवांडा की राजधानी क्या है, तो किगाली इसकी राजधानी है, और इसको बस ध्यान में रखिएगा। और लेक विक्टोरिया से इसकी सीमा नहीं लगती है। लेक विक्टोरिया से जिन की सीमा लगती है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके किन की सीमा लगती है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ वही है MDH वाला, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि MDH और एवरेस्ट, इन दो बड़े मसाले ब्रांड भारत के ब्रांड हैं, और भारत मसालों के लिए जाना जाता, पता ही होगा आपको। तो हमारे जो देश के अलग अलग मसाले हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, ओवरऑल ये इस पे इम्पैक्ट डालेगा, ठीक ना। और जब इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। एक नाम खराब होता है कि इंडियन मसाले के ब्रांड में इथिलीन ऑक्साइड पाया गया, ये नाम खराब होता है। कहाँ पर हुआ है, तो सिंगापुर में एवरेस्ट में पाया गया है, और हांगकांग में MDH, इन दोनों मसालों के बड़े ब्रांड हैं, इनमें पाया गया है। और अब एक और न्यूज़ है इसी से संबंधित, उस न्यूज़ को देखते हैं, उसके पश्चात हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए वो न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ यही है कि इथिलीन ऑक्साइड, कौन सा, तो इथिलीन ऑक्साइड, ये एक केमिकल होता है जो इंडस्ट्री के लेवल पर यूज़ किया जाता है। किसके लेवल पर, इंडस्ट्री के लेवल पर। इंडस्ट्री में उत्पादों को बनाने के लिए, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सामान्य तरीके से समझते चलेंगे। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल कंडक्ट चेक ऑन प्रोडक्ट ऑफ स्पाइस ब्रांड MDH एंड एवरेस्ट ग्रुप आफ्टर अथॉरिटी इन हांगकांग एंड सिंगापुर। हांगकांग और सिंगापुर में जब जांच किया गया तो उसके पश्चात FSSAI अब भारत में जांच करेगी। इस एजेंसी से कोई पूछे कि जब भारत में सेरेलैक बिकता है, उस पर आपका ठप्पा लगा होता है, फिर उसमें एडेड शुगर पाया जाता है। भारत में जब मसाले बिकते हैं उसमें इथिलीन ऑक्साइड पाया जाता है विदेशों में, और आपका ठप्पा उस पर लगा होता है। तो सबसे पहली कार्रवाई तो आप ही के ऊपर बनती है। सबसे पहली कार्रवाई किस पर बनती है, FSSAI के ऊपर, कि जाँच सही से नहीं किया, या जाँच किया गया तो उसमें रेगुलर फिर से दोबारा जाँच नहीं किया गया। क्यों विदेश में पहले पाए गए, क्यों नहीं अपने देश में हमने सबसे पहले उसको खोजा। अपने देश से ज़्यादा कहीं पर सांभर मसाला बिकता होगा क्या दुनिया में, किन किन मसालों में पाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांभर मसाला, सांभर जो पाउडर होता है, और करी पाउडर होता है, फिश करी पाउडर और करी पाउडर जो होता है, उसमें पाया गया है इथिलीन ऑक्साइड। ये हमारे देश से ज़्यादा कहीं पर यूज होते हैं क्या, नहीं। FSSAI का उस पर लेबलिंग लगा होता है। कोई इनसे पूछता क्यों नहीं है कि आपने किस प्रकार से लेबलिंग की है,
आंख मूंद कर की है कि बस ऐसे ही भेज देते हैं, किसी को भी लेवल लगा के बेच लो। एफएसआई के लेवल का फिर क्या मतलब बनता है? कुछ दिन पहले बच्चों के सेरेलैक फूड में एडेड शुगर पाए गए हैं, आप सोच ही सकते हैं। चलिए देखिए इसमें और क्या है कि एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है। तो ये एक इंडस्ट्री लेवल का केमिकल होता है जिसका उपयोग किया जाता है इंडस्ट्री के लेवल पर। इथिलीन ऑक्साइड इज ए पेस्टिसाइड दैट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ग्रुप 1 कार्सिनोजिन के तौर पर इसको डिफाइन किया गया है, जो कैंसर का कारण बनता है। कॉज कैंसर, ये कैंसर का कारण बनता है। एथिलीन ऑक्साइड ये पाया गया, इसके ट्रेसेस पाए गए हैं और एथिलीन ऑक्साइड के ट्रेसेस पाए गए हैं। इंडस्ट्री लेवल पे इसका उपयोग क्या होता है? एथिलीन ऑक्साइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल इज ए कलरलेस हाईली फ्लेमेबल, मतलब जल्दी आग भी पकड़ती है ये, एंड रिएक्टिव गैस दैट किल बैक्टीरिया वायरसेज एंड फंगस बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए इंडस्ट्री लेवल पर पेस्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता है इसका। देखिए मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या होगा। हो सकता है कि उसके कुछ ट्रेसेस पाए गए हों कुछ मसालों में, लेकिन ट्रेसेस भी तो नहीं रहना चाहिए ना। हो सकता है कि एमडीएच मसालों में ये क्यों मिलाएगा, आप ज़रा सोचिए, नहीं मिलाएगा। लेकिन जिस चीज़ में बनाया गया या जिस इंडस्ट्री में इसको बनाया गया वहाँ पर हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया, हो सकता है इसके कारण से मिक्स हो गया हो। नहीं तो मसालों में कोई जानबूझकर जहर क्यों मिलाएगा पेस्टिसाइड? नहीं मिलाएगा ना। तो ये एक कारण हो सकता है। इंडस्ट्री लेवल पर इस पेस्टिसाइड का उपयोग किस लिए होता है? बैक्टीरिया फंगस वायरस को मारने के लिए उपयोग होता है एथिलीन ऑक्साइड का, और वो एथिलीन ऑक्साइड मसालों में पाया गया है। ओके, जो डॉक्टर्स हैं अलग अलग वो सब यही बोलते हैं कि ये जो होता है ये कैंसर का कॉज बनता है, कैंसर का कॉज बनता है। ये मानव के फूड चेन में शामिल होना ही नहीं चाहिए। यूरोपियन यूनियन सहित कई सारे एजेंसियां हैं जिन्होंने इसको बैन किया हुआ है एथिलीन ऑक्साइड को, इतना केवल ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है सिपरी का रिपोर्ट है। सिपरी पता होगा आपको, एक एजेंसी है जो दुनिया भर में युद्ध और हथियार, परमाणु, केमिकल वेपन, इनसे संबंधित रिपोर्ट और इनसे संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों पर बातचीत करती है, चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है। सिपरी का फुल फॉर्म पता है आपको? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी का एक रिपोर्ट आया है कि इसको लेकर, तो हथियारों के मामलों में खर्चा को लेकर, फौजी पर कितना खर्चा किया जाता है, फौज पर कितना खर्चा किया जाता है उसको लेकर, आर्मी पर कितना खर्चा किया जाता है। जब मैं आर्मी बोल रहा हूँ तो इसमें सेना के तीनों विभागों को रखिएगा आप, ठीक है। इंडिया 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंड इन 2023 सिपरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में भारत जो है वो 4थे रैंक पर है मिलिट्री के मामले में, खर्चा करने के मामले में। पहले स्थान पर कौन है? तो यूएस है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर कौन है? तो रूस है, और चौथे स्थान पर कौन है? तो भारत है। चौथे स्थान पर भारत है। पाँचवें पर कौन है? पाँचवा पूछ सकता है, सऊदी अरब है पाँचवें पर। पाँचवें पर कौन है? तो सऊदी अरब है पाँचवें स्थान पर मिलिट्री में खर्च करने के मामले में। इसे बोला गया है कि भारत लगभग में 2023 ईस्वी में लगभग में 83.6 बिलियन डॉलर, $6 बिलियन के करीब में भारत में सेना पर खर्च किया गया है, सैनिक पर खर्च किया गया, सेना पर खर्च किया गया है। और ये बताया गया है कि धीरे धीरे करके बजट जो है ऑपरेशंस का, कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है या मिलिट्री मैन होते हैं उनके ऊपर में खर्चा ये बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण से क्या होता है कि दुनिया भर की जो सरकारें हैं उनका सेना पर खर्च जो है वो बढ़ रहा है। भारत को दो तरफा युद्ध का खतरा रहता है, एक चीन से और एक पाकिस्तान से, और इसीलिए भारत के जो खर्चे हैं सेना को लेकर वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन चीन जो है वो भी हमसे काफ़ी अधिक खर्चा करता है। चाइनीज़ जो सरकार है उन्होंने करीब में 296 बिलियन डॉलर, हम कितना करते हैं? 83.6 बिलियन डॉलर। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं खर्चा में कितना अंतर है। 83 के और 296 में अंतर ज़रा देख लीजिएगा। अब दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खर्चा करता है वो कौन है? तो अमेरिका है, जो कितना खर्चा करता है? 916 बिलियन डॉलर। 916 बिलियन डॉलर खर्चा करता है। यानी कि चीन, रूस, भारत, नीचे के जो 5 हैं, 10 भी ले लीजिएगा, उन सबको जोड़ देंगे तो भी अमेरिका के खर्चे के बराबर आप नहीं पहुंच सकते हैं सेना के मामले में। तो सबसे ज़्यादा खर्चा अमेरिका करता है, उसके पश्चात चीन, फिर रूस का नाम आता है, उसके पश्चात से फिर भारत का नाम आता है जो करीब में 83.6 बिलियन डॉलर के खर्चा करता है अपने सेना पर। कि सिपरी का रिपोर्ट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि अगला न्यूज़ है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि एशिया का जो क्षेत्र है ये पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ों के कारण से, जलवायु परिवर्तन के कारण से बहुत ही ज़्यादा
बड़े स्तर पर आपदाओं का सामना कर रहा है और ये आपदा जो होंगे ये कई सारे लोगों की जान भी लेते हैं। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है वो सबसे पहले आप ध्यान रखें। बाकी रिपोर्ट में तो वही सब चीज़ें होंगी। क्या सब चीज़ें हैं इसमें? इसे बोला गया है कि हीट वेव जो होता है उसके कारण से भी लोग मरते हैं। फ्लड का इन्होंने उदाहरण दिया है, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, बिहार, इन सभी इलाकों में जो डैमेज होता है। उसके पश्चात ग्लेशियल लेक के बारे में बोला है। इसरो का कल एक रिपोर्ट आया था जिसमें इसरो ने बोला है, कल ही आया है रिपोर्ट, कि हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियल लेक की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और इस ग्लेशियल लेक की संख्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि तापमान बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तापमान ज़्यादा होने के कारण से ग्लेशियल पिघल जाते हैं, पिघलने के कारण से वो अपना पीछे खसकते जाते हैं और यहाँ पर पानी भरता जाता है। जहाँ पर पहले ग्लेशियल था वहाँ पर छोटा सा झील बन जाता है और ये झील जो होते हैं टूट कर बह कर नीचे आ जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है। कल ही ये इसरो का रिपोर्ट आया है। तो एक ये कारण बताया गया है। उसके पश्चात साइक्लोन और कई सारे लैंडफॉल का बताया गया उदाहरण देकर कि बहुत ही भारी स्तर पर पूरे एशिया के क्षेत्रों में, न केवल भारत में, लोगों की मृत्यु भी होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की संख्या भी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ क्लाइमेट एशिया रिपोर्ट का, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट नाम है इसका। स्टेट ऑफ क्लाइमेट, ये ध्यान में रखिएगा। ये किसके द्वारा जारी किया गया ये रिपोर्ट? स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट एशिया 2023 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु भी होती है आपदा के कारण। ये आपदा प्रकृति जनक होते हैं। प्रकृति क्यों जन्म देती इन आपदाओं को? क्योंकि प्रकृति के पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है। तापमान जहाँ पर कम होना चाहिए वहाँ पर अत्यधिक तापमान हो जा रहा है और जहाँ पर वर्षा नहीं होना चाहिए वहाँ पर वर्षा हो रहा है, जिसका उदाहरण आप देख ही सकते हैं। अरेबियन कंट्री में भारी वर्षा के कारण तबाही होती है, भारत में सूखे कारण से तबाही हो रही है। अगला देखिए क्या है। एशिया के देशों में इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पाकिस्तान में पिछले साल एक फ्लड आया था 2022 ईस्वी में। उस फ्लड को आज तक का सबसे भीषण प्रभाव माना जाता है क्लाइमेट चेंज का, जिसका असर पाकिस्तान में देखा गया। पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो गई, कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग मारे गए थे और उनका एग्रीकल्चर फार्मलैंड जो सिंध का प्रदेश है उसमें तबाही हो गया लगभग में। ये मैं क्या बता रहा हूँ, एशिया में न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान भी परेशान है। चीन में भी आज ही आई है एक फ्लड की घटना देखी गई है जो बहुत ही भारी स्तर पर चीन के सबसे पॉपुलस जगहों पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर फ्लड का संभावना देखा जा रहा है। तो ये अलग अलग उदाहरण हैं एशिया के अलग अलग देशों से। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में एक चीज़ और बोला गया है। द रिपोर्ट नोटेड दैट एशिया हैज़ वार्म्ड फास्टर दैन द ग्लोबल एवरेज एंड द वार्मिंग ट्रेंड हैड नियरली डबल सिंस 1961 टू 1990 पीरियड। इसमें ये बोला गया है कि 1960-61 से लेकर 1990 के दौरान में एशिया का जो गर्म होने का दर है वो बाकी ग्लोबल जो ट्रेंड है उससे काफ़ी ज़्यादा है। हम एशिया के जो क्षेत्र हैं इसमें गर्मी जो है वो तेज़ी से हो रही है, गर्म ज़्यादा जल्दी हो रहा है एशिया का क्षेत्र जो है। इसके कारण से क्लाइमेट से सहित इकोसिस्टम पूरा का पूरा जो है एशिया का, उस पर काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला है। परिवर्तन देखा जाएगा और ये परिवर्तन इंसानों के हित में भी हो सकते हैं और अहित में भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि पिछली बार हमने चेताया था कि 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा है, लेकिन हो सकता है कि 2024 उससे भी ज़्यादा गर्म वर्ष रहे। कई सारे उदाहरण तो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि कई सारे जगहों पर हीट वेव, ग्लेशियल लेक, फ्लड, साइक्लोन, इन सभी चीज़ों की घटनाएं देखी जा रही है। इस रिपोर्ट का क्या नाम है? इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया जाता है? WMO के द्वारा जारी किया जाता है। WMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप बताएंगे। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि भारत का जो इकॉनमी में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है हमारा, वो 9% से कम हो गया है। यानी कि पहले हम अगर मान लीजिए 109 किलोग्राम एक्सपोर्ट करते थे, तब 100 किलोग्राम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना ध्यान में रहेगा। 100 किलो नहीं, 99.2 किलो, 99.2 किलो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब हम। 109 का 9% कितना होगा? 9.8 होगा ना, पता होगा ना आपको। चलिए इस पे आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में क्या जाना CSAT में। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 9% से कम हो गया है। कारण क्या भाई, क्यों कम हो गया है? पहला कारण रूस यूक्रेन वॉर। देखते चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रूस यूक्रेन। दूसरा कारण रेड सी में हूती विद्रोहियों का। तीसरा कारण
डोमेस्टिक रीजन से उत्पादन कम होने के कारण से हमने कई सारे एक्सपोर्ट को रोक दिया। जैसे प्याज के एक्सपोर्ट पर थोड़ा सा हदबंदी लगा हुआ है। हदबंदी तो अलग होता है, मैं यहाँ पर शब्द यूज कर रहा हूँ। हदबंदी का मतलब किस हद तक आप उसका एक्सपोर्ट करोगे, किसको करोगे, ये सरकार कंट्रोल कर रही है। राइस का एक्सपोर्ट हम सरकार देख रहा है बैठ के किसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अपने देश में भी प्रोडक्शन कम हुआ है। इसमें जो कुछ कारण बताए गए हैं उससे मुख्य रूप से ये बताया गया है कि रेड सी का क्राइसिस, रूस यूक्रेन के कारण से, डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शन के कारण से भारत के एक्सपोर्ट में जो एग्रीकल्चर का हिस्सेदारी था वो 9% के करीब में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया है। तब भारत सरकार सोच रही है कि 20 जो आइटम हैं अब उनका एक्सपोर्ट करके इस 9% का जो कम हुआ है इसको मैनेज किया जाए, ताकि देश में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ना बिगड़े और अच्छे से हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। इसमें हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में इंक्लूडिंग बनाना, मैंगो, पोटैटो, बेबी कॉर्न इत्यादि जो होते हैं इसको हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं और इसको एक्सपोर्ट करके हम पैसा कमाएंगे। जो 9% है इसका भरपाई करेंगे। आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, यूपीएससी ने पीटी एग्जामिनेशन में क्या सवाल पूछा, जब उस सवाल को आप देखोगे तो आप सोचोगे कि क्या पूछा है। उसने पूछा 4 ऑप्शन देकर कि बताइए कि निम्न में से किस चीज़ के इंपोर्ट पर हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। पेट्रोलियम की इंपोर्ट पर, खाद्य तेल के इंपोर्ट पर और भी 2 प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए थे। तो आप जहाँ से सोच नहीं सकते हैं ना, वहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन कारणों को ध्यान में रखिएगा कि क्या कारण से हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम हुआ है और इसका हम निदान कहाँ से ढूंढ रहे हैं। निदान हम ढूंढ रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी देश में भी कोई कमी नहीं है। जैसे पोटैटो हो गया, आलू हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, बेबी कॉर्न हो गए, छोटे वाले जो कॉर्न होते हैं उनको एक्सपोर्ट करना, इनकी डिमांड भी ज़्यादा है और इनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में मात्र 2.5% का योगदान है, जिसको हमें 4 से 5% तक बढ़ाने का हमने लक्ष्य भी रखा हुआ है कि आने वाले कुछ सालों में हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को दुनिया के 4 से 5% तक हम ले जाएं। इससे मसालों से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक के सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और हो सकता है कि वाइल इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ दीज आइटम 2022 टू $9.03 बिलियन एंड ग्लोबल इंपोर्ट ऑफ द एबव मेंशन आइटम केयर 405 का रहा है दुनिया भर में इसका कारोबार 405 बिलियन डॉलर का, जबकि उस हमारा योगदान मात्र 9.03 बिलियन डॉलर का रहा है, जिसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाकर हम अपने यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसमें 9% की कमी देखी गई है। कारण क्या रहा है? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमारा योगदान मात्र 2.5% है, जिसको हम 4 से 5% तक बढ़ाने का हमने लक्ष्य रखा है कि हम अगले कुछ वर्षों में इसको 4 से 5% तक हम लेकर आ जाएंगे। और एक जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिस्ट्रिक्शन किन किन चीज़ों पर लगाया गया है, तो पोटैटो पर, शुगर पर, चीनी के, ओनियन पर, राइस पर, व्हीट पर, इन सभी चीज़ों पर जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है ना इसको एक्सपोर्ट को लेकर, उसके कारण से भी नुकसान हुआ है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो नाबार्ड का एक स्ट्रेटजी प्लान है। नाबार्ड का स्ट्रेटजी प्लान के बारे में आपसे पूछ सकता है, यही पूछ लेगा कि क्लाइमेट स्ट्रेटजी बाय 2023 हाल ही में जारी किया गया क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2030 रिपोर्ट 30 स्ट्रेटजी जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया है। नाबार्ड के द्वारा जारी किया गया है। दरअसल बात क्या है? दरअसल बात ये है इसमें कि नाबार्ड जो है वो कोशिश कर रहा है कि भारत में जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि हम आने वाले समय में पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें, ग्रीन फंड से जुड़ी हुई चीज़ों को हम बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होगी। नाबार्ड फाइनेंस इकट्ठा कर रहा है, जिसके तहत भारत को करीब में 170 बिलियन एनुअली की ज़रूरत पड़ेगी। हर साल हमें 170 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी, 170 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। 2030 तक हमें 2.5 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है, जिसके तहत हम भारत में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रीन चीज़ों को हम बढ़ावा दे पाएंगे, जलवायु परिवर्तन को होने से रोक पाएंगे। अर्थ डे के अवसर पर नाबार्ड के द्वारा एक स्ट्रेटजी प्लान जारी किया गया, जिसका नाम दिया गया है क्लाइमेट स्ट्रेटजी 2023 डॉक्यूमेंट एमिंग टू एड्रेस इंडियाज़ नीड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग। जो ग्रीन क्षेत्र हैं, हरित क्षेत्र हैं भारत के, चाहे वो बिजली से जुड़े हुए हों, चाहे वो एग्रीकल्चर जुड़े हुए हों, चाहे वो भवन निर्माण से जुड़े हुए हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, ग्रीन फाइनेंसिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर की, 2.5 ट्रिलियन डॉलर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 3 ट्रिलियन को तो हमारी इकॉनमी ही है।
$2.5 ट्रिलियन की हमें ज़रूरत पड़ेगी 2030 तक। तो उसके लिए हमें सालाना करीब में 170 बिलियन एनुअली हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके हम 2030 तक अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। इसी के लिए नाबार्ड ने इस रिपोर्ट को, स्ट्रेटजी प्लान को तैयार किया है। इसी स्ट्रेटजी प्लान के तहत आगे बढ़ा जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि इसके तहत में पैसे को इकट्ठा किया जाए। इसमें कुछ 4 पिलर हैं, 4 बड़े पिलर हैं, उनको ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेटिंग इन ग्रीन इंडिया अक्रॉस द सेक्टर्स, सभी सेक्टर में, सभी सेक्टर हों, प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, सभी सेक्टर में, चतुर्थ हो, हमें ग्रीन चीज़ों को बढ़ावा देना है। प्लेइंग ए बॉर्डर ब्रॉडर मार्केट मार्किंग रोल, मतलब जो देश के तहत बाजार है उसको प्रेरित किया जाएगा कि आप ग्रीन चीज़ों को अपनाएं। दूसरा पिलर ये है, ठीक है, पहला। दूसरा, उसके बाद साथ क्या है, इंटरनल ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना पड़ेगा। सभी जगहों पर हमें ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाना पड़ेगा। उसके पश्चात से अगला रखा गया स्ट्रेटजी रोल टू मोबिलाइजेशन, फंड का मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा हमें ग्रीन सेक्टर्स को लेकर, ताकि लोग भी उसमें सहूलियत महसूस करें और व्यापारी, बिजनेसमैन और अलग अलग सेक्टर के जो प्रमुख हैं वो तो उसमें बिजनेस सहूलियत महसूस करें ही। तो ये इसका प्लान है, नाबार्ड का प्लान है क्लाइमेट स्ट्रेटजी बाय 2030, क्लाइमेट स्ट्रेटजी बाय 2030, जो 4 पिलर पर आधारित है, जिसके तहत में 2030 तक $2.5 ट्रिलियन हमें इकट्ठा करना है देश में ग्रीन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। ग्रीन चीज़ों से तात्पर्य क्या है कि इंडिया में कुछ भी ग्रीन होगा तो उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए हमें 2.5 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन की ज़रूरत है। तो सालाना हमें 170 बिलियन अभी से इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके हम 2030 तक इतने सारे पैसे को इकट्ठा कर पाएंगे। अब ज़रा समझते हैं कि नाबार्ड क्या है, उसके बारे में देखते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि कार्यों और तात्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पुनर्वित्त कार्य को स्थानांतरित कर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। वर्तमान में जो नाबार्ड काम कर रहा है, इसका काम भी पहले कौन करता था? तो ये काम भी पहले RBI के द्वारा ही किया जाता था। रीफाइनेंस करती है, ये डायरेक्ट लोगों को पैसा नहीं देती है, बल्कि बैंकों को पैसा देती है, बैंक आपको पैसा देती है। एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि नाबार्ड की जो स्थापना की गई वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये एक सांविधिक निकाय है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित किया गया। यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है ये। RBI के साथ सहयोग रिजर्व बैंक के निदेशकों से 3 निदेशक नाबार्ड के निदेशक मंडल में भी शामिल होते हैं। नाबार्ड सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने, राज्य सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने हेतु RBI को सिफारिशें भी करता है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है इसका। ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु पैसा उपलब्ध करवाता है, डायरेक्ट खुद तो नहीं देगा, बैंकों को फाइनेंस करता है। साथ में जो सहकारी बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, पर्यवेक्षक कर उच्च स्तरीय बैंकिंग सुविधाओं को विकसित करने तथा उन्हें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म एकीकृत करने में मदद करता है। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो रूरल रीजनल बैंक हो गए या बैंक हो गए या कोई भी सरकार की एजेंसी है, उसको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो नाबार्ड उनको वित्त मुहैया करवाता है और उसके पश्चात लोगों के हाथ में वित्त आता है। डायरेक्ट ये पैसा नहीं देती है, रीफाइनेंस का काम करती है। पुनर्वित्त कंपनी है, पुनर्वित्त निकाय है, कंपनी बोलना सही नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया हमने। एक और न्यूज़ था जिसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।